नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह इस चैप्टर का दूसरा भाग है, मतलब पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 में प्रश्न 1 से प्रश्न 13 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वह वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम केवल प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 19 तक जो इस चैप्टर के क्वेश्चन बचे हुए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 14 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि किसी कुटीर उद्योग द्वारा जितने बर्तन बनाए गए थे एक दिन में, उसके दोगुने से यदि 3 अधिक कर दिया जाए, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, तो उस दिन निर्माण किए गए जो बर्तन थे उसमें एक बर्तन की वह लागत मानी जाएगी। मतलब एक बर्तन की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक थी। और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, मतलब उस दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए गए थे उनकी टोटल लागत 90 रुपये है। तो अब हमें इस प्रश्न में निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग मतलब हर एक बर्तन की लागत निकालनी है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और जो कुछ इसमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं, आवश्यकता अनुसार मान भी लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या x है, तब जब बर्तनों की संख्या x है तब प्रत्येक बर्तनों की निर्माण लागत, प्रश्न में कहा गया था कि उसकी निर्माण लागत कितनी है एक बर्तन की, जितने बर्तनों की संख्या है मतलब बर्तनों की संख्या x है उस दिन निर्मित, तो उसके दोगुने से 3 अधिक कर दिया जाए तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत निकल जाएगी। मतलब एक दिन में जितने बर्तन निर्माण किए गए थे उस दिन, तो उसके दोगुने से 3 अधिक कर दिया जाए तो एक बर्तन की लागत निकलती है। तो एक बर्तन की लागत 2x + 3 रुपये हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कहा गया था, कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। तो कुल निर्माण लागत इधर लिख लेते हैं 90 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल निर्माण लागत की जगह पर बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन की निर्माण लागत, मतलब जितने बर्तन बनाए गए थे यदि उसका गुणा एक बर्तन की निर्माण लागत से कर दें तो कुल निर्माण लागत निकल आएगी। और कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो इसको 90 के बराबर लिख दिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो हमें यदि 5 पेनों की कीमत ज्ञात करना है तो पेनों की संख्या का गुणा उसकी कीमत से, मतलब पेनों की संख्या, जैसे पेनों की संख्या 5 है और उसकी एक पेन की कीमत 5 रुपये ही है तो हम 5 का गुणा 5 से कर देंगे तो हमें 25 मतलब पेनों की कुल कीमत पता लग जाएगी। इसी तरह से इसमें बर्तनों की संख्या में एक बर्तन की निर्माण लागत का गुणा कर दें तो टोटल लागत निकल आएगी जो कि 90 रुपये दी हुई थी। अब हम इसमें बर्तनों की संख्या मतलब x लिखेंगे और इधर लिखेंगे एक बर्तन की निर्माण लागत 2x + 3। तो 2x + 3 बराबर कितना दिया हुआ है, यह 90 रुपये दिया हुआ है। अब इसको इसमें गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा x का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2x² प्लस इधर x का 3 में होगा तो 3x। अब यह 90 बराबर के इस तरफ आएगा तो इधर हो जाएगा -90 क्योंकि उधर प्लस में है, बराबर इस तरफ 0 बचेगा। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो इधर हम 2 का गुणा 90 से करेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। अब हम 180 के ऐसे गुणनखंड
यूज करेंगे जिन गुणनखंडों को आपस में जोड़ने या फिर घटाने पर यह बीच वाला पद मतलब 3 प्राप्त हो जाए और उन्हीं गुणनखंडों का आपस में गुणा करने पर गुणनफल 180 ही रहे। तो इसके लिए यदि संख्या बड़ी हो जाती है तो इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इधर हम 2 का पहले भाग देंगे तो इधर 2 नाम 18 और 2 शून्य शून्य 90 आ जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब इधर 3 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है और यह 3 से विभाजित है तो 3 का इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3, इधर 1 बच जाएगा तो 15 बन जाएगा, 3 पाँचे 15। अब इधर 3 से विभाजित पुनः करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा। अब यह संख्या 5 स्वयं 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 180 के यह गुणनखंड आ चुके हैं। इनमें से हम देखेंगे कि किन गुणनखंडों का गुणनफल 180 है और उन गुणनखंडों को हमें आपस में जोड़ और घटा के भी देख लेना है, हमारा बीच वाला पद आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 × 15 और इधर 2 दूनी 4, 4 × 12, यह 12 और 15 हम ले लेंगे गुणनखंडों में। तो हम यदि देखते हैं तो 15 में से यदि 12 माइनस कर दें तो इधर पर 3 आ जाएगा जो बीच वाला पद है और यदि इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा कर दें इन्हीं गुणनखंडों का तो 180 भी आ जाएगा। तो हम इसमें 12 और 15 ये 2 गुणनखंड 180 के यूज कर लेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे 2x² और इधर 3 की जगह पर लिखेंगे 15 - 12 और x एज इट इज है क्योंकि 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3x एज इट इज प्राप्त हो जाएगा। -90 = 0। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो x का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2x² + 15 x का गुणा होगा तो 15x माइनस का 12x -90 = 0। अब यहाँ पर इसमें 2 के जोड़े बना लेते हैं तो 2x² + 15x एक जोड़ा यह बन जाएगा फिर माइनस, अब इधर 12x। अब जब माइनस चिन्ह कोष्टक के बाहर आता है तो उस स्थिति में हमें कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल देने होते हैं। तो इधर माइनस की जगह प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इधर 90 एज इट इज रहेगा, 90 = 0। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे मतलब उभयनिष्ठ, तो यहाँ से उभयनिष्ठ में केवल x निकल रहा है तो x निकाल लेंगे जब इधर से उभयनिष्ठ मतलब कॉमन तो इधर बचेगा 2x + 15 माइनस इधर से निकलेगा 6 कॉमन क्योंकि 6 का इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा तो 6 निकाल लेंगे कॉमन तो इधर 6 दूनी 12 2 बार भाग जाएगा और x भी एज इट इज रहेगा प्लस 6 का इसमें भाग देंगे तो इधर आ जाएगा 15 = 0। अब इन दोनों पदों में यदि आप देखें तो इस पद में और इस पद में तो इधर 2x + 15 2x + 15 हम दोनों से 2x + 15 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2x + 15 इस पद से निकाल लिया जब 2x + 15 तो इधर बचेगा x और यहाँ से जब यह पद निकालिए तो इधर बचेगा -6 = 0। अब हम इसमें एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे एक बार इसके बराबर 0 तो यहाँ लिखते हैं 2x + 15 = 0 तो इधर से 2x बराबर आ जाएगा -15 क्योंकि इधर प्लस में है। अब x बराबर हो जाएगा -15/2 क्योंकि यह तो गुणा में था तो यहाँ भाग में आ जाएगा तो x का एक मान आ चुका है -15/2। अब हम x -6 = 0 लिखेंगे तो x बराबर +6 आ जाएगा क्योंकि इधर x के साथ यह माइनस में था उस तरफ जाने में प्लस का हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x का एक मान -15/2 और एक मान 6 आ चुका है लेकिन x हमने बर्तनों की संख्या को माना था तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए x का 6 ही वास्तविक मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर नहीं होगा -15/2 क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है और हमने x को बर्तनों की संख्या ही माना था तो यह ऋणात्मक संख्या है तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए x बराबर 6 होगा मतलब x का वास्तविक मान 6 ही होगा। तो अब इधर लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी तो x बराबर 6 आ चुकी है और प्रत्येक नंग की निर्माण लागत थी बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक तो यहाँ पर हम x का मान रख के निर्माण लागत निकाल लेंगे तो 2x की जगह पर 6 लिखेंगे +3
तो इधर 6 दूनी 12, 3 15 आ जाएगा। तो इधर 15 रुपये आ चुकी है निर्माण लागत। अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। इसके लिए हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और सूत्र विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सूत्र विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर इस द्विघात समीकरण की तुलना हम समीकरण के व्यापक रूप से कर देंगे। तो यहाँ पर इससे a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक a है, इधर x² का गुणांक 2 है। तो a बराबर 2 हो गया और b बराबर आ जाएगा -7, b बराबर -7 और c बराबर 3 प्लस का। तो इस तरह से हमने ए बी सी के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इससे विविक्त कर का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि विविक्त कर का मान ज्ञात करने से हमें मूलों की प्रकृति पता चल जाती है। तो यहाँ पर विविक्त कर बराबर d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b², तो b की जगह पर हम -7 लिखेंगे, तो -7 का स्क्वायर -4, a का मान इधर 2 है तो 2 लिखेंगे और c का मान 3, तो इधर 3 लिखेंगे। अब -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस हो या प्लस, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर 49 माइनस इधर 4 दूनी 8, 8 × 24, तो इधर 24 आ जाएगा। अब 49 में से 24 माइनस होगा तो इधर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर d का मान 25 आ चुका है, जो कि धनात्मक। तो जब d का मान धनात्मक अर्थात विविक्त कर का मान धनात्मक होता है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मूलों को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटे 2a लिखेंगे। इस सूत्र का यूज हम मूलों को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इस सूत्र को श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य जी का भी सूत्र कहते हैं। तो अब यहाँ पर b² - 4ac इसके बराबर, तो यहाँ पर दिया था d, तो हम इसकी जगह पर d लिख सकते हैं। तो या यहाँ पर हम या लिख सकते हैं x बराबर -b एज इट इज रहेगा, तो -b प्लस माइनस रूट के अंदर कितना है b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान d के बराबर है, अर्थात यह विविक्त कर है, बटे में 2a एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर इस सूत्र का भी हम यूज कर सकते हैं जब हमने d का मान निकाल लिया होता है उस स्थिति में। अब यहाँ पर x बराबर माइनस और b की जगह पर हमको लिखना है b का मान दिया होगा -7, तो यह माइनस तो सूत्र वाला है और -7 यह b की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर -7 लिख दिया, यह वाला माइनस सूत्र वाला है। फिर इसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर लिखना है हमको d का मान, तो d का मान यहाँ पर 25 आया था, तो इधर 25 लिख देंगे और बटे में 2a, तो 2 और a का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7, इधर प्लस माइनस, यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 7 ± 5 बटे 4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि यहाँ पर 2 चिन्ह दिए हुए हैं प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस चिन्ह यूज करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 + 5 बटे 4। यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह नहीं यूज किया, प्लस वर्स का यूज किया है। तो यहाँ पर 7 × 5 = 12 हो जाएगा, तो 12 बटे 4। अब यह 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 3 बार में। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 3। तो x की एक वैल्यू तो 3 आ चुकी है। अब अगले बार हम इधर ऋण चिन्ह लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। तो ऋण चिन्ह लेने पर यहाँ पर हम ऋण चिन्ह का यूज करेंगे, तो x बराबर 7 - 5 बटे 4। तो यहाँ पर 7 में से 5 माइनस होगा, तो इधर बचेगा 2 बटे 4। तो यह 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमने 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर 1 बटे 2 x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर x के 2 मान आ चुके हैं, एक आ चुका है 3 और दूसरा आ चुका है 1 बटे 2। तो इस तरह से हम इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अंत में आप लिख भी सकते हैं, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 व 1 बटे 2 हैं। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है।
यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है कि एक आयताकार खेत है, उसका जो विकर्ण है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, और यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं हमें ज्ञात करना है। उसकी छोटी और बड़ी भुजाएं कितनी माप की होंगी, यह हमको ज्ञात करना है। तो हमने खेत की छोटी भुजा को x मीटर मान लिया है, तो इधर लिखेंगे माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है। जब छोटी भुजा x मीटर है तो इसमें कहा गया था विकर्ण, तब विकर्ण बराबर हो जाएगा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। तो छोटी भुजा x थी तो x से 60 मीटर अधिक लंबा क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा इतने मीटर। और इसमें यह भी बताया गया था कि इस खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो यहाँ पर लिखेंगे और खेत की बड़ी भुजा। तो इधर अब खेत की बड़ी भुजा लिखेंगे, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा x से 30 मीटर अधिक लंबी है, तो x प्लस 30 मीटर हो जाएगी इसकी बड़ी भुजा। तो अब आप इधर देख सकते हैं कि इस आयताकार खेत में इसके खेत के विकर्ण के और इसकी भुजाओं के द्वारा एक समकोण त्रिभुज बनाया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का कोण जब बनेगा तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो इधर लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पी क्यू आर इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। तो इधर कर्ण का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात विकर्ण हो जाएगा पी आर। तो यहाँ पर पी आर का वर्ग करेंगे, पी आर दिया हुआ है x प्लस 60 है, तो यही हमारा कर्ण है, तो कर्ण की जगह पर पी आर मतलब x प्लस 60 लिखेंगे और इसका वर्ग करना है। इसके बाद लंब, लंब यह है पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू x है तो x का भी वर्ग कर देंगे। इसके बाद आधार x प्लस 30 है मतलब क्यू आर, तो क्यू आर की जगह पर x प्लस 30 लिख देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर x है, इधर b की जगह पर 60 है, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब x और 60 है, तो x और 60, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 60 का वर्ग, बी की जगह 60 है तो 60 का वर्ग कर देंगे बराबर इधर एक्स स्क्वायर एज इट इज है, प्लस इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। तो इधर a की जगह x है और b की जगह 30 है, तो इधर a का वर्ग करेंगे पहले मतलब x का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2 और a की जगह x लिखेंगे और b की जगह पर इधर 30 है तो 30, और फिर लास्ट में बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद इसको और सरल करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर इसमें 60 का 2 में गुणा होगा तो 60 दूनी 120 और x प्लस 60 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36 और एक जीरो का डबल जीरो हो जाएगा वर्ग करने पर। इधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 हैं तो इधर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। इधर भी 30 का 2 में गुणा होगा तो 30 दूनी 60 तो प्लस 60x, इधर 30 का वर्ग हो जाएगा 900, 3 का वर्ग 9 और एक जीरो के डबल जीरो हो जाते हैं वर्ग करने पर। अब इसमें हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर इस तरफ लाएंगे या फिर इन संख्याओं को उस तरफ ले जाएंगे। तो इसको इस तरफ लाते हैं तो इधर एक्स स्क्वायर एज इट इज है, इधर से 2x स्क्वायर आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर। इधर 120x दिया हुआ है प्लस का तो प्लस 120x, इधर से 60x प्लस में है तो इस तरफ आने पर माइनस में 60x हो जाएगा। फिर प्लस है 3600 मतलब 3600, तो अब इधर 900 आएगा तो माइनस में 900 हो जाएगा
और इस तरफ बचेगा 0 क्योंकि इधर से सभी संख्याएं इस तरफ आ चुकी हैं। अब इसको सरल कर लेते हैं तो x प्लस का है स्क्वायर, तो अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है और 2x² माइनस के, तो इधर माइनस का x² बचेगा 1, और इधर 120x में से 60x माइनस होगा तो इधर प्लस का 60x बचेगा। फिर प्लस इधर 3600 में 900 माइनस हो जाएगा तो इधर 2700 बचेगा बराबर 0। अब यह एक वर्ग समीकरण बन चुका है, लेकिन इधर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह का यदि पूरे में भाग दें तो इसमें माइनस चिन्ह का भाग दे दें या फिर गुणा कर दें पूरे में, तो माइनस चिन्ह का जब इसमें गुणा करेंगे या भाग देंगे तो यह माइनस चिन्ह बदल जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा, तो x², यह चिन्ह भी बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 60x, इधर प्लस है तो यह भी माइनस में हो जाएगा 2700 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि या फिर सूत्र विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि में हमें सबसे पहले x² के गुणांक का गुणा इस अचर पद से करना होता है। तो x² का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 2700 में करेंगे तो वही 2700 ही रहेगा। अब 2700 के हमें ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका गुणनफल 2700 ही रहे, लेकिन जोड़ने और घटाने पर हमें यह बीच वाला पद 60 प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसमें 90 और 30 ले लेते हैं। 90 और 30 2700 के ऐसे गुणनखंड हैं जिनका अंतर यहाँ पर 60 प्राप्त हो जाएगा। 90 में 30 माइनस करेंगे और यदि 90 और 30 का यदि गुणा करें तो इनका गुणनफल भी 9 30 27 और डबल 0 मतलब 2700 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करने पर 2700 और जोड़ने या फिर घटाने पर यह बीच वाला पद 60 प्राप्त हो रहा है। तो हम 90 और 30 इन दो गुणनखंडों को ले लेंगे। तो इधर लिखेंगे x² माइनस 60 की जगह हम लिख देंगे 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में 30 करेंगे माइनस तो इधर 60 आ जाएगा। x एज इट इज रहेगा माइनस 2700 बराबर 0। अब यहाँ पर x का और इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा, तो x² माइनस चिन्ह का जब अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर माइनस का जब इसमें करेंगे तो माइनस का 90 और x का गुणा होगा तो x, माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 30x माइनस 2700 एज इट इज रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पर इसमें दो दो के जोड़े बना लेते हैं, तो x² माइनस 90x एक जोड़ा यह बन जाएगा और प्लस इधर 30 है तो 30x माइनस 2700 एक जोड़ा यह बन जाएगा बराबर 0। अब इधर से हम x निकाल लेंगे कामन, तो इधर आ जाएगा x कामन, तो इधर x बचेगा माइनस इधर से x निकल गया तो 90 बचेगा प्लस। अब यहाँ से 30 कामन निकालेंगे तो इधर 30 उभयनिष्ठ जब निकालेंगे तो इधर x बचेगा और इधर माइनस का बचेगा 90, क्योंकि जब 30 के इसमें भाग देंगे तो 90 आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों पदों में x माइनस 90 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो x माइनस 90 जब उभयनिष्ठ लेंगे तो इधर से x माइनस 90 निकल जाएगा तो इधर बचेगा x, और यहाँ से भी निकल जाएगा x माइनस 90 तो इधर बचेगा 30 प्लस का बराबर 0। अब यहाँ पर यह दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम x माइनस 90 बराबर 0 लिखेंगे, तो इधर से x का मान आ जाएगा 90, क्योंकि इधर 90 माइनस में उस तरफ जाने पर प्लस में हो जाएगा। और यदि हम x प्लस 30 बराबर 0 लिखें तो x बराबर इधर माइनस का 30 आ जाएगा। तो x के यह दो मान, एक 90 और एक माइनस 30 आ चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर नहीं हो सकता माइनस 30, क्योंकि खेत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। x हमने खेत की छोटी भुजा को माना था, तो कोई भी भुजा छोटी हो या बड़ी वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान जो होगा वह 90 होगा, x बराबर 90 होगा। तो अब लिखेंगे अतः खेत की छोटी भुजा जो हमने x मानी थी, खेत की छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर है, और बड़ी भुजा जो खेत की बड़ी भुजा है वह प्रश्न के अनुसार छोटी भुजा से 30 मीटर लंबी थी, तो x प्लस 30 यह बड़ी भुजा है। तो x की जगह हम 90 लिखें तो 90 प्लस 30 कर दें यदि, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो यह 120 हो जाएगा, तो 120 मीटर इसकी बड़ी भुजा हो जाएगी।
तो यहाँ छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर आ चुकी है। स्टूडेंट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में यह कहा गया है कि दो ऐसी संख्या हैं जिनका अंतर 180 है और इसमें बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग है। मतलब जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो चलिए हम बड़ी और छोटी संख्याओं को मान लेते हैं। तो हमने इधर मान लिया है बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। हमने बड़ी संख्या को x माना है और छोटी संख्या को y मान लिया है। प्रश्नानुसार अब प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार इसको लिख लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया था कि जो छोटी संख्या है उसका यदि वर्ग करते हैं, छोटी संख्या y है तो उसका वर्ग बड़ी संख्या यानी x से 8 गुना, मतलब जब इस बड़ी संख्या में 8 का गुणा कर दें और छोटी संख्या का वर्ग कर दें तो वह दोनों बराबर आते हैं। तो इधर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, इसको इस तरह से लिखेंगे। और इसमें दूसरी कंडीशन यह दी गई थी कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हम इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर भी लिख लेते हैं। तो हम बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को माइनस करके इसका जो अंतर है वह कितना आता है, 180 आता है, इसको लिख लेंगे। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर x² - y² बराबर 180 है। यहाँ पर इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से y² का मान यहाँ पर रख देंगे। तो इधर x² - y² का मान 8x है तो इधर 8x लिख देंगे y² की जगह बराबर 180। इधर लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से y² का मान हमने यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इधर हो जाएगा x² - 8x, यह 180 इस तरफ आएगा तो माइनस का 180 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करें। यहाँ पर x² और यहाँ पर -18 - 10 लिख सकते हैं और x एज इट इज -180 बराबर 0। यहाँ पर 18 में से 10 माइनस होगा तो 8x बच जाएगा। तो इधर x² माइनस इधर 18 और x हो जाएगा, क्योंकि x और माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा। अब इधर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10x -180 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो दो दो के जोड़े बनाने के बाद अब इसमें हम कॉमन मतलब उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो इधर x निकल जाएगा उभयनिष्ठ, तो इधर बचेगा x, इधर से x निकल गया तो -18 प्लस इधर से 10 निकलेगा उभयनिष्ठ तो इधर बचेगा x और माइनस इधर 10 का इसमें भाग देंगे क्योंकि यहाँ से भी 10 उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं तो इधर 18 बचेगा बराबर 0। अब x - 18 पूरे से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x - 18 इधर बचेगा x प्लस 10, क्योंकि इधर से x - 18 निकला तो x बचा, इधर से x - 18 निकला तो इधर 10 बचा प्लस का बराबर 0। अब x - 18 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 18, क्योंकि इधर माइनस का उस तरफ प्लस में हो जाएगा, और x प्लस 10 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर -10 आ जाएगा। तो इधर हम कह सकते हैं परंतु x बराबर नहीं होगा -10, क्योंकि x बड़ी संख्या है और यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 18 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़ी संख्या जो हमारी x थी, हमने x को बड़ी संख्या माना था, x बराबर 18 है। और छोटी संख्या, अब छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? छोटी संख्या के लिए हम लिखेंगे y² बराबर 8x था, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना था। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे तो इधर से हो जाएगा 8 और x की जगह लिखेंगे 18। तो 18 का जब 8 में गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 144।
अब इधर y का वर्ग हटाएंगे तो 144 में वर्गमूल चढ़ जाएगा। तब यहाँ से छोटी संख्या निकल आएगी। 144 का वर्गमूल 12 होता है, क्योंकि 12 का वर्ग 144। तब छोटी संख्या y बराबर 12 आ जाएगी। यह छोटी संख्या है और बड़ी संख्या 18 है। स्टूडेंट, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 18 सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज मतलब कोई टंकी है, हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। इसमें यह बताया गया है कि दो अलग अलग व्यास वाले नल हैं, नल मतलब टोंटी टाइप की, तो वह यदि एक साथ खोल दिए जाएं तो एक हौज मतलब एक कोई टंकी है, उसको 9 सही मतलब 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा व्यास वाला नल है वह छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है उस टंकी को भरने में। तो हमें अलग अलग बताना है, जो छोटे व्यास वाला नल है और जो बड़े व्यास वाला नल है वह कितने समय में उस हौज को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय x घंटे है, और तब छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, तो यहाँ पर छोटे व्यास वाले नल द्वारा अधिक समय लिया जाएगा, क्योंकि बड़ा नल होगा तो वह जल्दी भर देगा। तो यहाँ पर अधिक समय लिया जाएगा, तो यह हो जाएगा x मतलब जो बड़ा व्यास वाला नल है उस बड़े व्यास वाले नल से 10 घंटे अधिक समय लेगा यह छोटे व्यास वाला नल। तो x से 10 घंटे अधिक समय लेगा, तो x प्लस 10 घंटे का समय यह छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लेगा। और इसमें दिया गया था दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय 9.3/8 है। मतलब दोनों नलों को यदि एक साथ साथ खोल दिया जाए तो वह इतने घंटे में भर देती है। यहाँ पर इसको और सरल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8 9 72 और 3 75 आ जाएगा, तो 75/8 इधर इतने घंटे का समय ये दोनों नल लेंगे। तो 75/8 घंटे का समय दोनों नल हौज को भरने में लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे यह एक हौज है मतलब कोई टंकी है, यह मान लीजिए कि 3 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। 3 घंटे में, तो 3 घंटे में जब पूरी तरह से भर जाती है तो 1 घंटे में इसका तीसरा भाग भरेगा, मतलब 1 घंटे में इतना भर जाएगा, फिर 2 घंटे में यहाँ तक, और तीसरे घंटे में यह पूरी फुल भर जाएगी। तो यहाँ पर 3 घंटे में यह फुल भर जाती है, तो 1 घंटे में कितना भर जाएगी? 1 घंटे में यहाँ पर 1/3 हिस्सा भर जाएगा, मतलब यहाँ तक भर जाएगा। तो 1 घंटे में 1/3 भाग भर जाएगा इस टंकी का पूरा, क्योंकि 3 घंटे में फुल भर जाएगी। अब 2 घंटे में कितना भर जाएगा? तो 2 घंटे में हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा भाग, मतलब 2 भाग भर जाएंगे। 3 में से 2 भाग इसके भर जाएंगे, मतलब 2/3 भर जाएंगे। 3 टोटल भाग हैं, क्योंकि 3 घंटों में यह फुल भर जाएगी, और 3 घंटों में से 2 घंटों में जो टंकी का भाग भरा जाएगा वह 2 हिस्से भर जाएंगे, क्योंकि 3 हिस्से यदि इसके किए जाएं तब। तो इसी प्रकार से मान लीजिए यह टंकी x घंटे में फुल भर जाती है, 3 की जगह पर x घंटे में फुल भर जाती है मान लीजिए। तो यहाँ पर x घंटे इस टंकी को भरने में कुल टाइम लगता है, तो 1 घंटे में यहाँ पर 1/x भाग हो जाएगा इस टंकी का। यदि हम यहाँ पर दोनों नलों को इसमें खोल दें, तो दोनों नलों को जब इसमें खोल देंगे तो दोनों नलों को भरने में इसको टाइम लगता था 75/8 घंटे। तो 75/8 घंटे लगता है, तो हम इसमें जब इसको यदि हम कहें कि 1 घंटे में कितने ये दोनों नल भर देंगे, तो 1 घंटे में यह दोनों नल 1/75/8, क्योंकि हम यहाँ पर देखते थे कि जितना घंटे टोटल टाइम लगता है इस हौज को भरने में वह नीचे आ जाता है 1 के बटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज का भाग। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भर जाएगा? 1/x भाग भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े व्यास वाले नल द्वारा x घंटे का समय लिया जा रहा था, तो 1 घंटे में 1/x भाग भर जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ छोटे नल द्वारा कितना समय लिया जा रहा था फुल भरने में? यहाँ पर
x प्लस 10 घंटे का समय लिया जा रहा था, तो 1/x प्लस 10 भाग टंकी का भर देगा, हौज का इतना भाग 1 घंटे में भर देगा। और दोनों नल कितना समय ले रहे थे? दोनों नल ले रहे थे 75/8 घंटे का समय। तो यहाँ पर 1/75/8 इतने भाग वह टंकी के दोनों नल भर देंगे एक साथ। तो इसको जब सही से लिखेंगे तो यहाँ पर 1/8/75 हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या बटे के बटे में जब होती है तो पलट जाती है नीचे वाली। तो इधर पर हो जाएगा 8 एकम 8/75। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में 1/x का समय लगता है। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज कितना भर जाएगा, 1/x भाग हौज का भर जाएगा। और छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में 1/x प्लस 10 भाग हौज का भर देगा। और इसी प्रकार दोनों नलों को यदि 1 घंटे खोला जाए तो वह 75/8 घंटे का समय कुल लेते थे। तो यहाँ पर 1 घंटे में वह 8/75 भाग भर देंगे उस हौज का। इसका मतलब यह है कि जितना समय कुल लगता था हौज को भरने में, यदि उसका उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो 1 घंटे में हौज का उतना ही भाग भरा जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बड़े व्यास वाला नल था वह 1 घंटे में 1/x भाग भरता है, और छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में x प्लस 10 भाग भरता है हौज का। तो जब यह दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा 1 घंटे के लिए, तो यह हौज का 8/75 भाग भर देंगे, जैसा कि हम यहाँ पर पहले भी जान चुके हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक समीकरण बना लेते हैं। तो इसके लिए इसमें हम एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम आ जाएगा x और x प्लस 10, यह एलसीएम में आ जाएगा। और यहाँ पर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर 1 में गुणा होगा x प्लस 10 का, तो x प्लस 10 ही रहेगा। फिर प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो x ही रहेगा, बराबर 8/75। यह भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर x 2x हो जाएंगे, तो 2x प्लस 10 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस 10x इसमें गुणा कर दिया, बराबर 8/75। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8 का गुणा इसमें होगा और 75 का गुणा ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो 8 का जब इसमें गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8×80x, और बराबर की इस तरफ 75 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो 75 दूनी 150x, और प्लस 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो इधर प्लस 750 आ जाएगा। इसके बाद पक्षांतर करते हैं तो इन संख्याओं को इस तरफ ले आएंगे। तो इधर 8x स्क्वायर प्लस 80x और माइनस का हो जाएगा यह 150x, और यह भी संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस की 750, बराबर इस तरफ 0 बचेगा। अब यहाँ पर जब इसको माइनस करते हैं तो इधर हो जाएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ माइनस जब होगा तो 80x और 150x, जब यह आपस में माइनस होंगे तो यहाँ पर माइनस का 70x हो जाएगा और माइनस 750 बराबर 0। अब इसको सरल करने के लिए इसमें हम 2 का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे ताकि संख्याएं छोटी हो जाएं। 2 का भाग देने पर इसमें हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 2 का जब इसमें भाग देंगे तो 35 आ जाएगा, तो 35x, और 2 का जब इसमें भाग दे देंगे तो 375 आ जाएगा, बराबर 0। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो इधर 4x स्क्वायर माइनस इधर 35 की जगह पर हम लिख सकते हैं 60 माइनस 25x, 60 में से 25 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 375 एज इट इज रहेगा, बराबर 0। यहाँ पर x का और माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं अंदर, तो इधर 4x स्क्वायर माइनस 60x, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस 25x और माइनस 375। अब यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लेंगे। 2 2 के जोड़े बनाने के बाद हम इसमें
कॉमन निकालेंगे मतलब ओवरनिष्ठ। तो यहाँ से ओवरनिष्ठ 4 निकल जाएगा क्योंकि 4 का इन दोनों में भाग चला जाएगा। तो 4 और x भी निकल रहा है क्योंकि x भी दोनों में है। तो 4x निकालेंगे तो इधर x बचेगा, माइनस 4 का इसमें भाग देंगे तो 15 आएगा और x पहले से निकाल चुके हैं, प्लस इधर से 25 निकलेगा कॉमन, तो 25 निकालेंगे जब तो इधर 25 से कम 25, इधर x बस बचेगा और इधर से जब 25 निकालेंगे तो 25 के इसमें भाग देंगे तो माइनस का इधर 15 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x माइनस 15 पूरे से कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 15 इधर जब निकल गया कॉमन तो इधर बचेगा 4x और यहाँ से जब x माइनस 15 निकल गया तो इधर बचे प्लस 25 बराबर 0। अब x माइनस 15 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 15 आ जाएगा और जब 4x प्लस 25 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 25 माइनस का और बटे में आ जाएगा 4, क्योंकि यह 25 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा और यहाँ पर जो 4x के साथ गुणा में है तो यह भाग में चला जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर माइनस 25 बटे 4 आ गया। तो यहाँ पर x के दो मान आ चुके हैं, x बराबर 15 और x बराबर माइनस 25 बटे 4। लेकिन यहाँ पर माइनस 25 बटे 4 x के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। x हमने क्या लिया था, समय लिया था, तो यह समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x का मान 15 होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय 15 घंटे, क्योंकि x हमने यह वाला समय लिया था तो यह 15 घंटे आया है x का मान। और छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, छोटे व्यास वाला जो नल था वह कितना समय लेता था, वह x प्लस 10 घंटे लेता था, मतलब बड़े व्यास वाले नल से 10 घंटे अधिक समय लेता था। तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 15 है तो 15 लिखेंगे और प्लस 10, तो यहाँ पर 15 10 25 आ जाएगा। तो 25 घंटे का समय यह छोटे व्यास वाला नल लेगा। तो यहाँ पर 15 घंटे का समय बड़े व्यास वाला नल लेगा और छोटे व्यास वाला नल 25 घंटे का समय लेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यह 10 घंटे एक्स्ट्रा समय ले रहा है जैसा प्रश्न में कहा गया था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है और उनके परिमापों का अंतर भी दिया गया है, तो हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दोनों वर्गों की भुजाओं को मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया है, माना बड़े वर्ग की भुजा x मीटर है और छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है। इस प्रश्न में कहा गया था आगे कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं और उनका योग भी करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर बड़े वर्ग की भुजा x मीटर है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, y का वर्ग, तो y का वर्ग कर देंगे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा y है, तो भुजा का वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा। यह कितना दिया हुआ था 468, तो 468 इधर लिख लेंगे। सभी वर्ग मीटर में है क्षेत्रफल। अब आगे यहाँ पर इनके परिमापों का अंतर भी दिया था, उनको भी लिख लेते हैं। तो इसको हम पहले समीकरण 1 मान लेते हैं और परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। तो 4 और गुणा भुजा करेंगे तो बड़े वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4x, 4 का जब x से गुणा कर देंगे भुजा से तो 4 गुणा भुजा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा बड़े वर्ग का परिमाप। और इसमें छोटे वर्ग के परिमाप को माइनस कर लेते हैं, तो छोटे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y, क्योंकि 4 का गुणा भुजा से करेंगे तो 4y आ जाएगा, भुजा इसकी y दी हुई है। अब इसका अंतर दिया हुआ था 24 मीटर, तो 24 यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 जब कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा x माइनस y बराबर 24। तो यहाँ पर जब 4 उस तरफ जाएगा तो इधर बचेगा x माइनस y बराबर 24 बटे 4, इधर गुणा में है उधर भाग में आ जाएगा। 4 का 24 में भाग देंगे तो 4 छंग 24, इधर 6 बार जाएगा,
तो x माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 6 प्लस वाई, क्योंकि इधर y माइनस में हो, उस तरफ जाने पर प्लस में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे जहाँ x है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हमको लिखना है 6 प्लस वाई, तो इधर लिखेंगे 6 प्लस वाई, लेकिन इसमें वर्ग चढ़ाना क्योंकि x का वर्ग है, प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा बराबर 468 भी एज इट इज रहेगा। इसके बाद इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसम का लग जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसम का होती है। यहाँ पर इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह पर 6 दिया हुआ है और b की जगह पर y दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर करेंगे पहले। तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab, तो 2a की जगह पर 6 दिया हुआ है और b की जगह पर y, तो इधर लिखेंगे y प्लस बी स्क्वायर अर्थात y का स्क्वायर कर देंगे इधर, और प्लस में y स्क्वायर यह एज इट इज है तो y स्क्वायर बराबर 468 यह एज इट इज रहेगा। इसके बाद इसको और सरल कर लेते हैं, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो 36 प्लस इधर हो जाएगा 6 दूनी 12y, तो 12y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। इसके बाद इसको और सरल कर लेते हैं और क्रम से लिख लेते हैं। तो इधर 2y स्क्वायर हो जाएंगे, यह प्लस प्लस के हैं, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, और यह 36 प्लस का है तो इधर 36 ही रहेगा। इसके बाद यह संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस का हो जाएगा 468। इसके बाद 468 माइनस का है और 36 प्लस का है। यहाँ पर इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, इधर बचेगा माइनस का 432 बराबर 0। इसके बाद यदि इसको और सरल करना है और छोटा बनाना है तो इसमें 2 का भाग पूरे समीकरण में दे देंगे तो और छोटा हो जाएगा। 2 का भाग इसमें देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस का हो जाएगा 6y, इधर हो जाएगा इसका आधा 216 बराबर 0। 2 का भाग दे दिया पूरे समीकरण में। तो अब यहाँ पर इस वर्ग समीकरण को सूत्र विधि या फिर गुणनखंड विधि किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें गुणनखंड विधि का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर इसके लिए हम y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 की जगह पर लिखेंगे 18 माइनस 12, और इधर हो जाएगा y माइनस का इधर 216 एज इट इज रहेगा बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर y का गुणा कर देंगे तो इधर y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216, यह एज इट इज रहेगा बराबर 0। अब इसके बाद 2 के जोड़े बना लेते हैं, तो इधर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 18y, एक जोड़ा यह बन जाएगा, माइनस इधर 12y। अब माइनस चिन्ह जब कोष्टक के बाहर आ जाता है तो उसके अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो इधर प्लस, तो इधर यह संख्या माइनस में है तो अंदर हो जाएगी प्लस में 216 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर हम y कॉमन निकाल लेंगे, तो y निकल जाएगा कॉमन, तो इधर बचेगा y प्लस 18 माइनस यहाँ से निकल जाएगा 12 कॉमन, तो 12 जब निकलेगा तो इधर हो जाएगा y, और इधर हो जाएगा प्लस का, इधर बचेगा 18, क्योंकि 12 का जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 18 बार में यह संख्या विभाजित हो जाएगी बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर y प्लस 18 दोनों पदों में हैं तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो y प्लस 18 जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y, और यहाँ से जब निकाल लेंगे कॉमन y प्लस 18 तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 12 बराबर 0। तो अब हम इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस 18, क्योंकि इधर प्लस में हो साइड जाने पर माइनस में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब y माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 12 प्लस का। तो y का एक मान आ चुका है माइनस 18, एक मान आ चुका है 12 प्लस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु y बराबर नहीं हो सकता है माइनस 18, क्योंकि y वर्ग की भुजा है और वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी भी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए y बराबर 12 होगा, अर्थात y का जो धनात्मक मान है वही इसका वास्तविक मान होगा। अब y हमारी छोटी भुजा थी वर्ग की, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्ग की छोटी भुजा 12 मीटर है, क्योंकि y का मान 12 आ चुका है। अब हमें बड़े वर्ग की भुजा को ज्ञात करना है, तो हम y का मान यहाँ रख देंगे x बराबर 6 प्लस y जो दिया हुआ है इस समीकरण में, तो यहाँ पर y की जगह पर हम y का मान रख देंगे जो हमारा 12 आ चुका है।
तो यहाँ पर दिया हुआ था x बराबर 6 प्लस वाई, इसमें हमें y की जगह पर 12 लिख देना है क्योंकि y बराबर 12 आ चुका है। तो इधर लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 12, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12 6 18। तो 18 मीटर हमारी जो बड़ा वर्ग है उसकी भुजा आ चुकी है। तो 18 मीटर बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न बैंक के चैप्टर 4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और यदि आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।